नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन बताते हैं इसको। आइसोटोनिक थोड़ा सा टर्म्स है। अगर मान लीजिए दो को सॉल्यूशन है, कोई भी दो सॉल्यूशन है, एक बच्चा ग्लूकोज पानी बना के लेके आ रहा है और एक नमक पानी बना के आया, अब दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम आ गया। अगर दोनों सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम आएगा, उस सॉल्यूशन का नाम हो जाता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसो का मतलब ही होता है सेम, ठीक है। थोड़ा सा टर्म्स है, बस इसको लिखते चलना है। तो लिखेंगे टू सॉल्यूशंस, और मान लीजिए कोई नॉर्मल चढ़ा दिया, उसका कंसंट्रेशन कर दिया 0.6, तो बताओ इसका कंसंट्रेशन क्या हो गया, कम हो गया है ना। इसको समझ लीजिए ये ऑस्मोटिक प्रेशर पाई 1 है और ये वाला क्या है पाई 2। तो बाहर वाला सॉल्यूशन का क्या है, कंसंट्रेशन कम है ना। कंसंट्रेशन कम कहने का मतलब इसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, कम। तो अगर बाहर ऐसा होगा तो अंदर का सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है, और बाहर वाले का कम है, तो क्या करेगा वो, आपका ब्लड सेल क्या होना चाहेगा, फैलना चाहेगा। तो ये अभी पहले ब्लड सेल कुछ ऐसा दिख रहा था, कुछ समय के बाद ये फूल जाएगा, मतलब बड़ा होगा। आई का वैल्यू अगर नॉर्मल रहता है ना, जहाँ पे कुछ जुड़ नहीं रहा है ना टूट रहा है, उस केस में आई का वैल्यू होता है 1। लेकिन जहाँ पे एसोसिएशन होगा ना, आई का वैल्यू लेस देन 1। यही लिख लेंगे, हम इसको आगे बताएंगे कि क्या होता है, पहले इतना लिखिए। घर में थोड़ा प्रैक्टिस करो भाई। इसमें देखो, हम लोग लास्ट ही क्लास में बात कर रहे थे, तो हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़े थे, और ऑस्मोटिक प्रेशर का हम कुछ ऐसा फॉर्मूला निकाल रहे थे, पाई इक्वल्स टू N2, जिसको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कहते थे, और बाई V वॉल्यूम था RT। क्लियर है। पाई है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर, N2 है आपका नंबर ऑफ मोल्स, वो भी सॉल्यूट का, V है आपका वॉल्यूम, जो कि लीटर में लीजिएगा। R को कहते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जो कि हम बताए थे। R का वैल्यू याद रखिएगा 0.083 होता है, बट आप 0.08 लीजिए, कोई भी इशू नहीं है। लीटर बार पर मोल पर केल्विन कर सकते हैं ना। और टेम्परेचर दिया होगा, T फॉर टेम्परेचर, जो कि केल्विन में लेना है, ठीक है। T फॉर टेम्परेचर, जिसको आपको केल्विन में लेना है। देखो, अब अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए हमको क्या पूछा गया है, क्वेश्चन को एक बार रीड करिए। 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन, क्या दिया हुआ है बताओ जरा। यहाँ से वॉल्यूम पता हो जाएगा कि वॉल्यूम जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 200 सेंटीमीटर क्यूब। अब सेंटीमीटर क्यूब में यहाँ पे हमको नहीं डालना है, किसमें डालना है, लीटर में। तो कन्वर्जन किसी को पता है कि कैसे कन्वर्ट करेंगे वॉल्यूम को? अगर ये 11th का थोड़ा बहुत याद है तो ठीक है, और नहीं याद है तो आपको कुछ बातों को ध्यान में रख लीजिए, बता देते हैं हम। उसका नाम होता था, देखिए अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब बात करते हैं ना, 1 सेंटीमीटर क्यूब वो बराबर होता है 1 ml के बराबर। क्लियर है। 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 ml के बराबर होता है। तो 200 सेंटीमीटर क्यूब को कोई बच्चा ऐसा भी लिख सकता है 200 ml। क्लियर है। तो 200 सेंटीमीटर क्यूब ना लिख के हम इसको 200 ml लिख सकते हैं, कर सकते हैं ना। ये चीज आपको ध्यान में रखना होगा, ये ऑलरेडी कन्वर्जन में हम लोग पढ़ते हैं। 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 1 मिलीलीटर, ठीक है। तो देखिए 200 सेंटीमीटर क्यूब को हम लोग लिख दे रहे हैं 200 ml, बट हमको वॉल्यूम में यहाँ पे क्या डालना है, लीटर में। तो लीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको डिवाइड कर देंगे किससे, 200 बटा 1000। जैसे ही इसको 1000 से डिवाइड करेंगे ये लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 0 से 2 0 कट गया, 2 बटा 10 को क्या बोल सकते हैं, 0.2 लीटर। एक पार्ट तो आया है, समझ में आ रहा है, वॉल्यूम का यूज होगा। थोड़ा और आगे पढ़ेंगे तो बोला है प्रोटीन कंटेन्स 1.26 ग्राम ऑफ प्रोटीन। क्या दिया हुआ है बताओ। एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें एक्वस बोल रहा है, मतलब एक चीज क्या है, पानी है, और दूसरा है प्रोटीन। क्लियर है। प्रोटीन का सप्लीमेंट भी देखते हैं, पाउडर के फॉर्म में आता है, ठीक है। तो वो क्या है, प्रोटीन का जो मास दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 1.26 ग्राम। अगर कभी भी एक्वस है, मतलब एक्वस कहने का मतलब ये पानी आपका क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट, और जो प्रोटीन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सॉल्यूट। बेसिकली ये क्या दिया हुआ है, मास ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है। और मास को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते थे बताओ, W से। तो यही लिख देते हैं, W आपका दिया हुआ है मास ऑफ सॉल्यूट, यानी W2 का वैल्यू है। W2 बोलते हैं मास ऑफ सॉल्यूट। मैं पूरा स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूं, समझ जाएंगे ना। 2 का मतलब होता है सॉल्यूट, तो W2 कहने का मतलब है मास ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है 1.26 ग्राम। कोई दिक्कत है यहाँ तक? आगे पढ़े, यहाँ तक तो दिक्कत नहीं है। अभी तक केवल वॉल्यूम दिया हुआ था और मास दिया हुआ था, दिक्कत नहीं है ना यहाँ तक। तो आगे पढ़ते जाएंगे। द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सच अ सॉल्यूशन एट 300 केल्विन। बताओ क्या दिया हुआ है, 300 केल्विन आपका क्या है, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर दिया हुआ है 300, कुछ करने का जरूरत नहीं है, केल्विन में ही डाला जाता है। इज फाउंड टू बी, ये क्या दिया हुआ है बताना जरा, ऑस्मोटिक प्रेशर 2.57 इंटू 10 का पावर -3 बार। बोलोगे ना तो अपने आप समझ में आएगा, हो सकता है कि गलती बोले लेकिन धीरे धीरे सीख जाएंगे। तो ये ऑस्मोटिक प्रेशर दिया हुआ, यूनिट पकड़ लीजिए, बार है, बार किसका होता है, प्रेशर का यूनिट होता है। और यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, देखिए ना, ऑस्मोटिक प्रेशर। आगे पढ़िएगा तो कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द प्रोटीन, यानी आपको क्या निकालना है, मोलर मास प्रोटीन का। और प्रोटीन क्या है, सॉल्यूट, यानी मोलर मास को हम लोग M से डिनोट कर रहे हैं और 2 लगा रहे हैं सॉल्यूट के लिए, यानी आपको क्या बताना है, M2 का वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखिए पाई का वैल्यू दिया हुआ है, V का वैल्यू दिया हुआ है, R का वैल्यू दिया हुआ है, और T का भी वैल्यू दिया हुआ है। आ जाओ, T का भी वैल्यू दिया हुआ है ना। तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स को निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स निकाल लीजिए, और नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे तो मास पता ही है, तो मोलर मास भी निकल जाएगा। क्लियर है। पहले यहाँ से निकाल के N2 निकाल लो यार, N2 निकालो, बाकी अपने आप निकल जाएगा। सॉल्व करो खुद से, N2 निकालो, N2 निकालने के बाद M2 निकल जाएगा। करो, पहले छापो जल्दी से। क्वेश्चन बैठ के नहीं लिखना है, गिवन वाला पार्ट लिखना है, लिख लो, बाकी यहाँ से चलो।
अरे नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला गिवन मास बाय मोलर मास, ये पढ़े हैं ना, N2 M2 वही ना आएगा बाबू, W2 बाई M2 बन गया फॉर्मूला। क्लियर है? N2 अगर पता चल ही जाएगा तो W2 और M2 पता ही है। करो, बता दे रहे हैं, हम ही बता दे रहे हैं। ये टफ सवाल नहीं है, इजी ही है, बस लैंग्वेज थोड़ा पकड़ना होगा। आज लास्ट ही क्लास है, इसके बाद हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री शुरू कर देंगे, मतलब नेक्स्ट क्लास से। क्या कुछ और पढ़ोगे? ऑर्गेनिक में भी बहुतों को दिक्कत आएगा यार, ऑर्गेनिक में भी बहुतों को दिक्कत आएगा, और ऑर्गेनिक शुरू हो गया तो बीच में नया नया बच्चा आते रहेगा ना, तो और दिक्कत आएगा। गर्मी लग रहा है क्या? N2 निकाल लीजिए, फॉर्मूला में डालिए N2 निकालिए, फिर N2 के बाद M2 आ जाएगा। क्वेश्चन का कोई काम नहीं है, हम ऊपर कर रहे हैं ताकि आपके साथ साथ सॉल्यूशन भी करते चले। देखो भाई, पाई की जगह हम वैल्यू डाल रहे हैं, पाई की जगह क्या डालेंगे? 2.57 10 का पावर -3 डाल दिए पाई की जगह। N2 को थोड़ा सरिया के लिख सकते हैं, चाहे रहने दीजिए, लास्ट में कर देंगे। N2 को N2 रहने दें या इसको तोड़ दें? कोई बच्चा देखो तो जरा, N2 का फॉर्मूला डायरेक्ट लिख दें, समझ जाएंगे आप लोग। N2 की जगह क्या लिख सकते हैं? W2 बाई M2 लिख सकते हैं ना, तो यहीं पे लिख दे रहे हैं W2 बाई M2। नीचे V था तो V की जगह V ही रहने दीजिए, R की जगह R ही और T की जगह T ही कर सकते हैं ना। बस N2 की जगह लिख दिए हैं W2 बाई M2, ताकि आपको ज्यादा नहीं करना पड़े। अब इसी को फर्दर अगर आप करेंगे सॉल्व, तो एक बार और लिख ही लेते हैं। N2 की जगह वही 2.57 10 का पावर -3, W2 की जगह क्या लिख देंगे बताओ? 1.26, R की जगह है 0.08 और टेम्परेचर की जगह है 300, और M2 की जगह तो हमको M2 निकालना ही है, और वॉल्यूम की जगह है 0.2। इसको सॉल्व कर लीजिए, जो आएगा वो M2 आ जाएगा। क्लियर है? सब चीज पता है आपको, तो यहाँ से सॉल्व करके M2 निकाल लेंगे। आज का क्लास जो भी नया कर रहा है तो उसको आज का क्लास बियर करना होगा, क्योंकि लास्ट है और इसमें थोड़ा सा अच्छा टॉपिक आ जाएगा। सब पुराना वाला ही यूज होगा, और पुराना तो आप पढ़े नहीं है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से क्लास मिस मत करना भाई, सॉल्व कर लो। और क्या कर सकते हैं, इसको अप्रोक्सीमेशन लेके सॉल्व करना होगा, अदरवाइज कैलकुलेटर नहीं है तो बहुत लंबा समय लगेगा। तो अप्रोक्सीमेशन कैसे लेंगे सर? तो देखिए हम कर देते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। देखिए 2.57 को अगर हम अप्रोक्सीमेट करते हैं और इसको हम बोल सकते हैं 2.6 10 का पावर -3 कर सकते हैं ना। इसको 1.26 ना बोल के हम इसको क्या मान ले रहे हैं? 1.3। 1.26 को 0.08 रहने दीजिए, 300 रहने दीजिए, और ये आ जा रहा है 0.2। ये पॉइंट हटाएंगे कि वो जीरो आएगा, 2 0। ये पॉइंट हटाएंगे तो एक 0 आएगा। कर सकते हैं, ये पढ़ा है ना, लेफ्ट राइट कटता है। तो देखो ये 1.3 को अगर काटेंगे तो 2 बार में कट जाएगा, 13 दूनी के 26 होता है। ये भी पॉइंट था, ये भी पॉइंट था, तो इसको काटेंगे तो 2 बार में कट जाएगा। आगे समझिए, ये 2 का टेबल में ये 4 बार में कट जाएगा, और ये 2 0 से 2 0 कट गया, हो जाएगा। M2 कहाँ गया? M2 तो यहीं रहेगा। कोई दिक्कत है तो पूछो। लेफ्ट राइट कटता है यार, परेशान मत हो जाना, लेफ्ट राइट कटता है। अब हमको चाहिए M2, तो हम M2 जो यहाँ था हम इसको ऊपर लेके आ रहे हैं, ध्यान से देखो। M2 को ऊपर लेके आए, इधर क्या बचा हुआ है? 4 बचा हुआ है, यहाँ 3 बचा हुआ है, 4 तिहाई 12 और ये 10 है। 12 × 10, 12 × 10 120। क्लियर है? और ये वाला जो टर्म था 2 × 10 का पावर -3, इसको उठा के इधर ले आए। कर सकते हैं। मोलर मास का यूनिट क्या होता है? पढ़े हैं, ग्राम पर मोल, तो इसका यूनिट भी आप लिख सकते हैं ग्राम पर मोल। ये 2 का टेबल में काटेंगे तो ये 60 हो जाएगा, और ये 10 का पावर -3 ऊपर चल जाएगा, तो 60 × 10 का पावर 3 ग्राम पर मोल। अप्रोक्सीमेशन लिए बट आपका सही है, कर सकते हैं। तो कैलकुलेशन ऐसा करिएगा तो ईजी हो जाएगा। तो एक सवाल ऐसा था ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड, मोलर मास पूछ सकता है या फिर मोल्स पूछ सकता है, तो आप यही फॉर्मूला रखना है। फॉर्मूला लास्ट ही क्लास में पढ़ चुके हैं, तो फॉर्मूला बस अभी ध्यान रखें। 5.9। हाँ भाई चलेगा, तो वहाँ जितना है वो वही बात है, 60 है, 5.9 है, 6 से ज़्यादा भी होगा तो भी चलेगा। अप्रोक्सीमेशन लेके आपका आंसर कर सकते हैं, क्योंकि एग्जैक्ट सॉल्व करेंगे तो बहुत समय लगेगा। ऐसे ही बना दिया, हैंड से ही कैलकुलेट कर दिया तुम, सबको एक एग्जैक्ट वैल्यू ले लिया था, बढ़िया है। तो फिर लिया तो है तुमने, ठीक, क्योंकि बड़ा हो जाता है ना, 257 थोड़ा बड़ा होता है, 26 आसान था, और यहाँ हमको दिखने लगा 13 है और वहाँ 26 है, 13 दूनी 26 आसान से कट जाएगा। तो इस तरह से आप अप्रोक्सीमेशन करके बना सकते हैं। अब लास्ट टॉपिक जो बचा हुआ है उसको कहते हैं वेंट ऑफ फैक्टर, वो वाला टर्म्स आएगा, वेंट ऑफ फैक्टर और एबनॉर्मल मोलर मास या फिर मॉलिक्यूलर मास। बोर्ड्स में बहुत कम देखा जाता है, जेई नीट का जो बच्चा पढ़ता है उसमें देखा जाता है, पर ये एनसीईआरटी में मेंशन है यार, ठीक है। केमिस्ट्री का एनसीईआरटी ही आपका बहुत हेल्प करेगा, और क्वेश्चन अगर टफ भी बनाएगा ना तो बस उसी में वेंट ऑफ फैक्टर को ऐड कर देगा।
जितना चीज पढ़े हैं सब चीज एज इट इज रहेगा, बस वेंटो फैक्टर ऐड करेगा। सर ये क्या होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। अच्छा इससे पहले ऑस्मोसिस के अलावा रिवर्स ऑस्मोसिस भी बताना है। रिवर्स ऑस्मोसिस नहीं हुआ था ना लास्ट क्लास में, ठीक है। तो देखिए रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है। पहले ऑस्मोसिस क्या होता था याद है आप लोगों को? सॉल्वेंट पास करता था, याद होना चाहिए, डाइल्यूट से कंसंट्रेटेड की तरफ। ये एक बीकर है, इसमें मान लीजिए एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बात किए थे लास्ट क्लास में। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ऐसा चीज है ना जिससे सिर्फ सॉल्वेंट पास हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट पास होगा। इधर हम लोग रखे थे याद है डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन में बताए थे कौन ज्यादा होता है, सॉल्वेंट। डाइल्यूट में होगा ना सॉल्वेंट ज्यादा है, तो मान लीजिए हम सॉल्वेंट कितना समझाए थे, 1 2 3 4 5। ये 5 को जो ग्रीन ग्रीन से हम दिखा रहे हैं ना वो आप मानिए सॉल्वेंट है। और इधर रखेंगे कंसंट्रेटेड, कंसंट्रेटेड में जो सॉल्वेंट होगा उसका संख्या कम होगा, तो हम इसको कम बना रहे हैं। लास्ट की क्लास में बताया, बस उसी को एक बार रिकॉल कर रहे हैं, समझ में आ जाएगा। देखिए क्या इसमें सॉल्यूट होगा या नहीं होगा बताओ? सॉल्यूट भी होगा, ठीक है, क्योंकि सॉल्यूशन है ना। एक साइड हम लोग जो बात किए डाइल्यूट सॉल्यूशन और एक साइड बात कर रहे थे कॉन्क सॉल्यूशन। लास्ट क्लास का ही रिकॉल है बस। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कहने का मतलब होता है जहां पे सॉल्यूट ज्यादा हो, सॉल्वेंट कम हो। तो देखो सॉल्वेंट को कम दिखाए हैं और सॉल्यूट को भी दिखाई देते कुछ अलग से। और मान लीजिए डाइल्यूट हो तो इसमें जो सॉल्यूट है, सॉल्यूट का संख्या 2 है। जो ब्लू पेन से दिखा रहे हैं वो आपका है सॉल्यूट। डाइल्यूट मतलब पानी वाला सॉल्यूशन में सॉल्यूट का मात्रा कम होता है इसलिए 2 दिखाए हैं, और कंसंट्रेटेड में ज्यादा होता है तो इसका मात्रा को हम ज्यादा दिखा दिए। क्लियर है? और ये वाला जो बीच में जो लाइन दिखाए हैं ना उसको कहते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। लास्ट क्लास का ही है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सिर्फ सॉल्वेंट पास होता है। तो अभी सॉल्वेंट किधर ज्यादा है, देखिए इधर साइड ज्यादा है, तो सॉल्वेंट अभी पास किधर हो रहा था, इधर से इधर हो रहा है। क्लियर है? इस फेनोमेना को क्या कहते थे, ऑस्मोसिस। अगर सॉल्वेंट पास होगा किधर से किधर, डाइल्यूट से कंसंट्रेटेड की तरफ, तो इस फेनोमेना का नाम है क्या, ऑस्मोसिस। अब रिवर्स ऑस्मोसिस क्या करने का है, रिवर्स ऑस्मोसिस जस्ट इसका उल्टा है। रिवर्स ऑस्मोसिस कहने का मतलब देखिए सॉल्वेंट ही पास होगा लेकिन ये किधर साइड से पास होगा, रिवर्स ऑस्मोसिस करवा रहे हैं। तो देखिए हाँ कंसंट्रेटेड से डाइल्यूट जाएगा, तो कैसे जाएगा बता सकते हो कोई? वहां पे प्रेशर लगाना होगा। मान लीजिए यहाँ पे प्रेशर लगा रहे हैं, एक तो ऑस्मोटिक प्रेशर लगाए थे जिसको हम लोग किससे डिनोट करते थे, याद है, पाई, जो अभी पढ़ रहे थे। पाई इतना वैल्यू था कि कोई कहीं नहीं जाए, ना ही इधर से सॉल्वेंट इधर आए ना ही इधर का सॉल्वेंट इधर जाए। क्लियर है? अब मान लीजिए हम ऐसा प्रेशर लगा रहे हैं जो कि ज्यादा है, थोड़ा अलग ही पेन से यूज कर रहे हैं। ये पाई को हम लोग क्या कहते थे, ऑस्मोटिक प्रेशर। अब मान लीजिए हम ज्यादा प्रेशर लगा रहे हैं यानी पाई डैश लगा रहे हैं, और पाई डैश का वैल्यू क्या है, ज्यादा है। मतलब इसको हम प्रेस करते जा रहे हैं ढक्कन को, और तो ढक्कन को प्रेस करेंगे तो सॉल्यूट तो नहीं जाएगा यहां से यहाँ, पर सॉल्वेंट यहाँ पे है ना, देखो ना कुछ सॉल्वेंट तो है, तो वो तो पास कर सकता है ना। तो इस केस जैसे ही हम पाई डैश लगाने लगेंगे तो इधर से सॉल्वेंट निकलेगा और इधर जाना शुरू कर जाएगा, और ये फेनोमेना को कहा जाता है रिवर्स ऑस्मोसिस। क्लियर है? ऑस्मोसिस में जाता था डाइल्यूट से कंसंट्रेटेड की तरफ, बट रिवर्स ऑस्मोसिस में पास करेगा सॉल्वेंट कंसंट्रेटेड से डाइल्यूट की तरफ। क्लियर है? सी वाटर जानते हैं ना, जो आपका आरओ है वो बेसिकली इसी पे बेस्ड है, पढ़े है ना, आरओ, तो उसी का नाम है, फुल फॉर्म देखिएगा, आरओ वाटर बोलते तो रिवर्स ऑस्मोसिस। देखिए इधर गंदा पानी रहेगा, या मतलब मान लीजिए जो समुद्र का पानी लेके आए तो समुद्र का पानी में क्या होगा, सॉल्ट ज्यादा होगा, तो कह सकते हैं वो कैसा सॉल्यूशन होगा, कंसंट्रेटेड। पर हमको सॉल्ट वाला पानी नहीं पीना है, हमको क्या चाहिए, सिर्फ पानी चाहिए। तो ये वाला क्या करेगा, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा रहेगा, तो इधर से पास करेंगे, प्रेशर अप्लाई होगा और यहाँ से क्या हो जाएगा, पानी उधर बह जाएगा और सॉल्ट वोल्ट चाहे गंदगी इधर रह जाएगा, और यहाँ से आपका नल रहता है वहां से निकाल के पी लेते हैं। फिर यहाँ पे मात्रा होगा, फिर से अपना मैकेनिज्म बार बार काम करते जाएगा, तो इधर जितना भी इंप्योरिटीज होगा रोक देगा और ये क्या हो जाएगा, इधर आते जाएगा, फ्रेश वाटर आते जाएगा। क्लियर है? तो यही चीज होता है क्या, रिवर्स ऑस्मोसिस, यानी आरओ में भी आपका सेम काम होता है। तो इसी को हम डेफिनेशन लिख दे रहे हैं, डेफिनेशन पूछ सकता है, छोटा मोटा सा चीज है, इसको लिख लीजिए हेडिंग डाल के, रिवर्स ऑस्मोसिस। इट इज अ फेनोमेना, इट इज अ फेनोमेनन in which solvent molecules passes through SPM, passes through SPM का मतलब है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ऑलरेडी लिखा हुआ, हम बार बार नहीं लिख रहे। passes through सेमी परमेबल मेम्ब्रेन from concentrated solution to dilute solution if
प्रेशर greater than osmotic pressure applied. Osmotic pressure applied. ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा लगाएंगे तभी ऐसा होगा ना, यानी पाई डैश का वैल्यू ज्यादा होगा पाई से। पाई कह रहे हैं ऑस्मोटिक प्रेशर को, ठीक है, पाई को कह रहे हैं हम ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा लगाइएगा तभी ये काम होगा, अदरवाइज नहीं होगा। आसान सा चीज है। इसका एग्जाम्पल कोई पूछेगा तो एग्जाम्पल लिख सकते हैं आप, सी वाटर इज प्यूरिफाइड बाय दिस मेथड। सी वाटर प्यूरिफाइड बाय दिस मेथड। बहुत सारा सुने होंगे आइलैंड है, तो आइलैंड में तो चारों साइड से तो पानी है लेकिन समुद्र का पानी है, तो वहां पे क्या करेगा, पानी बाहर से लाएंगे तो बहुत ज्यादा क्या बोलेगा, कॉस्ट पड़ेगा यार, ठीक है। तो इससे अच्छा है कि वहां पे कोई मशीन लगा दें जिससे कि सी वाटर को प्यूरिफाइड करके नॉर्मल वाटर में बदल दिया जाए, ठीक है। तो ये कर सकते हैं, सी वाटर रिवर्स ऑस्मोसिस का फेनोमेना लगा के आप सी वाटर को प्यूरिफाई कर सकते हैं। तो घर में भी आता है वो, इसी फेनोमेना पे काम करता है, सीधा सीधा बात है। एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, सी वाटर इज प्यूरिफाइड बाय दिस मेथड। सी वाटर इज प्यूरिफाइड बाय दिस मेथड। यही है रिवर्स ऑस्मोसिस। 1 नंबर 2 नंबर का जो छोटा मोटा सवाल आ सकता है डेफिनेशन बेस्ड, वो आ सकता है। पूछ देगा व्हाट डू यू मीन बाय रिवर्स ऑस्मोसिस। कुछ नहीं है, सॉल्वेंट जाएगा कंसंट्रेटेड से डाइल्यूट की तरफ। कब जाएगा, जब ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर लगाइएगा तब, ठीक है। चलें आगे। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन हटाते हैं इसको। आइसोटोनिक छोटा छोटा सा टर्म्स है। अगर मान लीजिए 2 गो सॉल्यूशन है, कोई भी 2 सॉल्यूशन है, एक बच्चा ग्लूकोज पानी बना के लेके आ रहा है और एक नमक पानी बना के आया, अब दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम आ गया। अगर दोनों सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम आएगा, उस सॉल्यूशन का नाम हो जाता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसो का मतलब ही होता है सेम, ठीक है। छोटा छोटा सा टर्म्स है, बस इसको लिखते चलना है। तो लिखेंगे टू सॉल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। 2 सॉल्यूशन होगा और दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो जाएगा, तो उस केस को कहते हैं टू सॉल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर इज नोन एज आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन, इसका यूज क्या होता है क्या नहीं होता है अभी एग्जांपल देंगे, पहले डेफिनेशन लिख लीजिए। चलिए मान लीजिए 2 सॉल्यूशन है, कितना केस बन सकता है। एक तो इक्वल का बात कर लिए, मान लीजिए इस सॉल्यूशन का भी प्रेशर 2 एटीएम है, इसका भी 2 एटीएम है, तो उसको कहेंगे आइसोटोनिक। और मान लीजिए ऐसा है कि एक का 1 है और दूसरे का 2 है, तो मान लीजिए जो ज्यादा वाला बन रहा है ना, जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा, उस सॉल्यूशन का नाम दिया गया हाइपरटोनिक। याद कैसे रखेंगे, जैसे गुस्सा आता है तो हाइपर बोलते हैं ना, तो हाइपर मतलब इसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन नाम है। छोटा छोटा सा डेफिनेशन है, पूछा जा सकता है, तो इसलिए हम कुछ छोड़ दे रहे हैं, सारा चीज बता ही दे रहे हैं। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होगा, 2 सॉल्यूशन है, 2 सॉल्यूशन में से जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा उस सॉल्यूशन को कहेंगे हाइपरटोनिक, और जिस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा उसका नाम है हाइपोटोनिक। एक एग्जांपल देंगे, पहले इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। one solution having higher osmotic pressure, OP लिख रहे हैं ना, OP कहने का मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर। one solution having higher osmotic pressure is known as hypertonic solution। और उसी के बाद whereas other solution, इसका ब्लड सेल में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बताते हैं क्या से होता है। whereas other solution, हाइपरटोनिक का हो चुका है, जिसका हायर ऑस्मोटिक प्रेशर होगा उसको कहेंगे हाइपरटोनिक। whereas other solution having lower osmotic pressure is known as hypotonic solution। इसको समझाते हैं कि क्या होता है। कभी भी किसी को पानी चढ़ा है बाहर से सप्लीमेंट के फॉर्म में,
चढ़ा है तो उसमें क्या होता है मालूम है? पानी नॉर्मल रहता है तो पी काहे नहीं लेते हैं? ग्लूकोज, ग्लूकोज उसमें सलाइन वाटर रहता है, नमक पानी रहता है वो, ठीक है, ग्लूकोज वाटर, सलाइन वाटर ऐसा बोलते हैं। उसमें क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। आपका बॉडी में मालूम है ना ब्लड है, ब्लड का भी एक डेफिनिट कंसंट्रेशन है, क्लियर है? मान लीजिए ब्लड सेल है, तो ब्लड सेल को मैं कुछ ऐसा दिखा रहा हूं। बहुत लोगों को देखना होगा ब्लड सेल जब भी कमजोरी होता है, वीकनेस होता है तो उसमें चढ़ा दिया जाता है, डॉक्टर को कुछ नहीं तो सलाइन वाटर को चढ़ा देता है, ठीक है? तो देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, ये मान लीजिए आपका ब्लड सेल है, पता है ना ब्लड का जो, जब हम छोटा सा बात करें तो वो ब्लड सेल है, इसका जो कंसंट्रेशन होता है ना वो होता है 0.9% W/V, क्लियर है? इसका कंसंट्रेशन है ब्लड का, मतलब 0.9 ग्राम होता है 100 ml पानी में, ठीक है? उसमें रहेगा, मतलब क्या बोलते हैं, सॉल्ट का मात्रा रहता है। तो अब देखिए, अब इसका कंसंट्रेशन को अगर कोई चढ़ाता है, देखिए जो आपका सलाइन वाटर का भी जो कंसंट्रेशन होता है ना, बाहर से पानी चढ़ाया जा रहा है, ठीक है, जिसको आप देखते हैं वो बॉटल में आता है, उसका भी जो कंसंट्रेशन होता है वो कितना होता है? ये सलाइन वाटर है जो बाहर से दिखा रहा है, सलाइन वाटर है, क्योंकि आपके बॉडी को एक चाहिए, तो वो सलाइन वाटर भी क्या रहता है? 0.9% W/V के फॉर्म में ही रहता है, क्लियर है? तो ये दोनों को कोई दिक्कत नहीं होगा, आपका बॉडी क्या करेगा? फेवर करेगा। बट मान लीजिए आप बोलेंगे हम नॉर्मल वाटर चढ़ा दिया जाए, जो चढ़ाया जा रहा है उसमें नॉर्मल वाटर चढ़ा दिया जाए, तो उसका क्या हो जाएगा? ये वाला कंसंट्रेशन तो नहीं रहेगा। मान लीजिए किसी ने चढ़ाया है, सपोज करो ये वाला आपका सेल ही है, ब्लड ही सेल है, इसका कंसंट्रेशन अभी कितना था? 0.9, और मान लीजिए कोई नॉर्मल चढ़ा दिया, उसका कंसंट्रेशन कर दिया 0.6, तो बताओ इसका कंसंट्रेशन क्या हो गया है? कम हो गया है ना। इसको समझ लीजिए ये ऑस्मोटिक प्रेशर π1 है और ये वाला क्या है? π2। तो बाहर वाला सॉल्यूशन का क्या है? कंसंट्रेशन कम है ना। कंसंट्रेशन कम कहने का मतलब इसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा? कम। तो अगर बाहर ऐसा होगा तो अंदर का सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या है? ज्यादा है, और बाहर वाले का कम है, तो क्या करेगा वो? आपका ब्लड सेल क्या होना चाहेगा? फैलना चाहेगा। फैलना चाहेगा तो ये अभी पहले ब्लड सेल कुछ ऐसा दिख रहा था, कुछ समय के बाद ये फूल जाएगा, मतलब बड़ा हो जाएगा, और बड़ा होगा तो क्या होगा? आपके नर्व्स या कैपिलरी से पास होने में क्या होगा? उसको दिक्कत आएगा, तो आप अचानक से पेन का फील करेंगे, या आपका बॉडी में अलग अलग प्रकार का पेन स्टार्ट हो जाएगा। जब बाहर का कंसंट्रेशन क्या किए हैं? कम। तो कोई बोलेगा ये कैसा सॉल्यूशन है? देखो बाहर का प्रेशर क्या है? कम है। जहां पे कम होता है तो उसको क्या कहते हैं? हाइपोटोनिक। और हाइपोटोनिक का केस में क्या होता है बताओ? यहाँ पे स्वेलिंग शुरू हो जाएगा, बदन फूलना शुरू हो जाएगा। यार अगर ब्लड फूलेगा तो आपका बॉडी में ही फूलेगा ना, तो ब्लड क्या होगा? फूलेगा, तो फिर आपका बॉडी भी फूलेगा। तो कोई पूछेगा कि हाइपोटोनिक का केस में क्या होगा? स्वेलिंग होगा। क्यों होगा? क्योंकि अंदर का ज्यादा है, क्लियर है, और बाहर का कंसंट्रेशन कम है, तो क्या करेगा? ब्लड फैलना चाहेगा, और फैलना चाहेगा तो उससे वजह से क्या हो जाएगा? मोटा मोटा सा हो जाएगा, और मोटा होगा तो बॉडी भी पूरा मोटा मोटा दिखेगा, ठीक है? तो वो स्वेलिंग का केस में है भाई, तुम लोग मोटा वाला मत समझ लेना यार, ये बस इसी से रिलेटेड है। अब हाइपरटोनी का केस में आइए, दोनों का केस में वही चीज है। देखिए कुछ नहीं बुझा रहा तो याद रख लेना है भाई, हाइपोटोनी का केस में क्या होगा? स्वेलिंग होता है। और दूसरा का केस में मान लीजिए ब्लड का कंसंट्रेशन वही रहता है भाई, नॉर्मल जो ब्लड होता है वो कितना? 0.9 पे है, और अब की बार मान लीजिए हम बाहर का कंसंट्रेशन कर दिए 1.2, क्लियर है? अब की बार देखिए ये π1 है और ये वाला π2 है, तो बाहर वाला का कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो वो ब्लड सेल को क्या करेगा? प्रेस करेगा। प्रेस करेगा मतलब ये इतना बड़ा नहीं रहेगा, वो छोटा हो जाएगा, क्लियर है? ये छोटा हो जाएगा क्योंकि बाहर का कंसंट्रेशन क्या है? कम, तो उससे में भी प्रॉब्लम आएगा। आपका जो भी पार्ट होगा वो सारा का फास्ट प्रोसेस हो जाएगा। हमारी बॉडी में जो भी चीज चाहिए वो नॉर्मल प्रोसीजर से चाहिए। पहले मान लीजिए 10 हो जा रहा था, अब एक बार में 1000 हो जाएगा, वो भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्लियर है? तो इस केस में क्या हो रहा है? देखो जब बाहर का कंसंट्रेशन ज्यादा हो जा रहा है, बाहर का जब ज्यादा होगा उसको क्या कहते हैं? हाइपरटोनिक। और हाइपरटोनिक के केस में क्या हो जाएगा बताओ? श्रिंक कर जा रहा है। आपका ब्लड सेल में क्या आ जाएगा? श्रिंक। तो ये थोड़ा याद रखेंगे कि श्रिंक कहां होता है। याद रखने का बहुत आसान सा तरीका, भूल भी जाते हैं, तो इसमें भी आर आ रहा है, और श्रिंक में भी क्या आता है? आर। खुद सा तरीका है बट याद रख सकते हैं, भूल जाएंगे आप कितना भी पढ़ेंगे, किसमें श्रिंक होगा किसमें स्वेल होगा, भूल जाइएगा। तो इसलिए याद रखने का तरीका याद रखिए, आर आर। हाइपरटोनिक में ही आर आएगा, हाइपोटोनिक में देखिए ना नहीं आएगा, ठीक है? तो हाइपर में आर वाला चीज खोजिएगा, श्रिंक। तो ब्लड सेल श्रिंक कहां करेगा? कौन सा सॉल्यूशन में? हाइपरटोनिक में। और किसमें फूलेगा? तो याद रखिएगा हाइपो में। कर सकते हैं ना, इसमें लिख लीजिएगा श्रिंक और स्वेलिंग एक चीज। बस चलते हैं अब आगे, चले आगे। लिख लिए हैं? अरे लिख लिया ना, श्रिंक स्वेल। ये आता है, पूछता है श्रिंक कब होगा, स्वेल कब होता है। तो श्रिंक याद रखिएगा हाइपर में, और स्वेल होता है आपका हाइपो में। यहाँ पे जाके ऑस्मोटिक प्रेशर वाला खत्म हुआ, अब शायद आ जाए वेंटो फैक्टर और एबनॉर्मल मोलर मास। हटाए ना इसको। हाँ देखिए, एक हेडिंग डालिए, फिर इसके बारे में बात करते हैं। वेंटो फैक्टर, करेक्शन फैक्टर, यानी जो भी चीज अभी पढ़े हैं ना उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है, उसको सही करने के लिए एक साइंटिस्ट वेंटो फैक्टर या उसको करेक्शन फैक्टर बताएंगे क्यों गड़बड़ है। वेंटो फैक्टर और करेक्शन फैक्टर बस एक नंबर से मल्टीप्लाई करना रहता है, और उस नंबर को कहते हैं आई, ठीक है? और इसको क्यों होता है गड़बड़,
एबनॉर्मल मोलर मास आता है। हेडिंग डालिए ना, फिर हम बताते हैं। पहले हेडिंग डालिए वेंटो फैक्टर। वेंटो फैक्टर का ही दूसरा नाम है करेक्शन फैक्टर, जिसको डिनोट करते हैं आई से। और ये गलती क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे एबनॉर्मल, नॉर्मल नहीं है, एबनॉर्मल मोलर मास और मॉलिक्यूलर मास। इससे सवाल बहुत कम चांसेस है कि आपका एग्जाम में आए, पर बोलता है अगर पेपर टफ है तो डाल सकता है। आई से रिलेटेड सवाल बहुत ज्यादा नहीं देखा गया है, कभी कभी आया है, 10 साल में 2 बार 1 बार पूछा है, ठीक है। पर तुम्हारा नसीब खराब रहेगा तो पूछेगा तुमसे। वेंटो फैक्टर का, करेक्शन फैक्टर का जरूरत क्यों पड़ा? तो उस जरूरत को समझने के लिए हमको समझना होगा एबनॉर्मल मोलर मास या फिर मॉलिक्यूलर मास, दोनों सेम है। कोई बच्चा मोलर मास बोले या फिर मॉलिक्यूलर मास बोले, कहीं बुक में मॉलिक्यूलर लिखा होगा, कहीं मोलर मास, तो परेशान मत हो जाना, सेम तरीके से समझेंगे। तो एबनॉर्मल मतलब समझ पा रहे, जो नॉर्मल नहीं होगा। एबनॉर्मल होने का 2 तरीका है, या तो मॉलिक्यूल आपस में एसोसिएट हो जाए। थोड़ा सा रिवीजन करते हैं, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी याद होगा आपको, क्या था याद है किसी को? कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे। और अगर और डिटेल जाए तो पार्टिकल्स किसका होना चाहिए था? तो सॉल्यूट का। पढ़े थे ना? कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज में 4 था, तो याद रखिएगा कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी किस पर डिपेंड करता है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट। लेकिन मॉलिक्यूल कुछ गड़बड़ करता है, हम भेजेंगे 2, वो आपस में जाके 1 हो जाएगा। तो क्या होगा? हमको लगा है कि हम भेजे हैं 2 लोग को, लेकिन वो आपस में मिलकर कितना हो गया? 1। तो जब हम भेजे थे तो हम किसके लिए कैलकुलेट करेंगे? 2 के लिए, लेकिन वो आपस में जुड़ के कितना हो जा रहा है? 1। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो जा रहा है? घट जा रहा है। सर ऐसा क्यों हो रहा है? उसका रीजन है क्यों हो रहा है। देखिए, कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसा है ना कि अगर उसको छोड़िएगा तो वो 2 लोग मिलकर आपस में 1 हो जाएंगे, और कुछ ऐसा है कि 1 को छोड़िएगा तो आपस में 2 हो जाएंगे, या 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। कैसे होता है, क्या होता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो इसका 2 केस बनेगा। तो पहला केस हम बताने वाले हैं एसोसिएशन का। एसोसिएशन का मतलब जुड़ना। जैसे हम 4 भेजेंगे ना, वो आपस में जुड़ के 2 हो जाएगा। एग्जाम्पल देंगे, पहले इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं, तो फिर गड़बड़ हो जाता है, पूरा लेंदी हो जाता है। तो पहले डेफिनेशन आप लिख लीजिए। हाँ, एसोसिएशन का डेफिनेशन लिख लीजिए। देयर आर मेनी मॉलिक्यूल्स like ethanoic acid, comma benzoic acid, etc. in their non-aqueous solution associate with each other and hence number of colligative, hence number of particles लिख देते हैं, hence number of particles decreases, so colligative property also decreases. Therefore, ये समझाएंगे अभी। आई का वैल्यू अगर नॉर्मल रहता है ना, जहां पे कुछ जुड़ नहीं रहा है ना टूट रहा है, उस केस में आई का वैल्यू होता है 1। लेकिन जहां पे एसोसिएशन होगा ना, आई का वैल्यू लेस देन 1 हो जाएगा। यही लिख लेंगे, हम इसको आगे बताएंगे कि क्या होता है। पहले इतना लिखिए, समझाते हैं हम क्या बोलते हैं। पानी नहीं होना चाहिए। ये जब भी एसोसिएशन का केस होगा ना, वो वहां पे पानी वाला सॉल्यूशन नहीं होना चाहिए। लिखे हैं नॉन एक्वस सॉल्यूशन। देखो एक बार रीड कर दे रहे, ठीक है। देयर आर मेनी, देख लो आ रहा, देयर आर मेनी मॉलिक्यूल्स लाइक इथेनोइक एसिड, बेंजोइक एसिड एटसेट्रा in their non-aqueous solution associate with each other, hence number of particles decreases, so colligative property also decreases. और यहाँ पे I का वैल्यू लेस देन 1 होगा। कैसे होता है बताते हैं, हटा देना। देखिए अब ये कैसे घट रहा है समझिए, एक एग्जांपल देते हैं आपको। जैसे आपको लिया गया, ये बता सकते हो कि क्या है? CH3COOH एसिटिक एसिड या इथेनोइक एसिड है, ठीक है। हम इसमें कितना मॉलिक्यूल भेजे हैं जरा देखो भाई। हम यहाँ पे भेजे हैं 2 मॉलिक्यूल, तो हमको लगेगा पार्टिकल्स का संख्या कितना है? 2। हम कैलकुलेट करेंगे 2 के लिए, बट ये लोग क्या करेगा? आपस में एसोसिएट कर जाएगा। एसोसिएट मतलब जुड़ जाएगा। CH3COOH का होल 2। अब यहाँ पे कोई पूछे कितना पार्टिकल्स है, तो कितना बोलेंगे? 1। अब ये कैसे जुड़ता है उसको समझाते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लिए थे 2 मॉलिक्यूल, तो बस कैसे जुड़ता है उसको समझना होगा। CH3 कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो देखो C ऐसा करता है। ये मॉलिक्यूल खुद ब खुद अपने आप को इस तरह से अरेंज कर लेगा। यही है, ऊपर वाले को अगर बॉन्ड को तोड़ के अगर ऐसा लिखा जाए तो ये ऐसा बनाएगा। क्लियर है? अब ये सभी आपको पता होगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में कुछ आइडिया है?
हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब बनता है? जब हाइड्रोजन, एक एलिमेंट हाइड्रोजन होना चाहिए और दूसरा एलिमेंट या तो फ्लोरीन या तो ऑक्सीजन या तो नाइट्रोजन होना चाहिए। हाइड्रोजन का क्या होता है? टेंडेंसी होता है इलेक्ट्रॉन छोड़ने का, इसलिए इस पे कैसा चार्ज आता है? पार्शियल पॉजिटिव, और ये सब इलेक्ट्रॉन गेन करता है, इस पे पार्शियल निगेटिव आता है। क्लियर है? अब ये पॉजिटिव ये निगेटिव को खींचेगा और इसी अट्रैक्शन फोर्स को कहा गया है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आपस में नहीं करो भाई, देखो इधर तुम लोग, सी इधर देखो, CH3OH, सेम चीज है, दो मॉलिक्यूल लिखे हैं, दो मॉलिक्यूल था, एक CH3COOH यहां दिख रहा होगा और एक CH3COOH ऐसा दिख रहा होगा। ऐसा किस लिए बनाया गया? ये खुद ब खुद अपने आप को अरेंज करेगा। क्लियर है? अगर आप एसिटिक एसिड को छोड़िएगा तो खुद ब खुद ऐसा करेगा। क्यों करेगा? बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्यों? क्योंकि देखिए ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आएगा? पार्शियल निगेटिव, और इस हाइड्रोजन पे क्या आएगा? पार्शियल पॉजिटिव। तो एक नया बॉन्ड बनने लगेगा, देखो निगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर रहा है। यहाँ पे भी हाइड्रोजन पे डेल्टा प्लस है और इस पे क्या आ जाएगा? डेल्टा माइनस। ये दोनों भी आपस में अट्रैक्ट करेगा। तो देखो लग रहा था स्टार्टिंग में दो मॉलिक्यूल है, बट अब ये दो है क्या? नहीं। अब जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है वो दो ना होके क्या हो गया? एक हो गया, घट गया है ना। तो आई का नॉर्मल केस में होता है 1, अब घट गया तो आई का वैल्यू लेस देन 1 हो जाएगा। क्लियर है? आई को कह रहे हैं वेंट ऑफ फैक्टर, अभी बताएंगे वेंट ऑफ फैक्टर कैसे निकाला जाता है। तो जब भी एसोसिएशन होगा उस केस में क्या हो जाता है? आई का वैल्यू 1 से कम हो जाएगा, क्योंकि देखिए ना नंबर ऑफ पार्टिकल्स घट गया, पहले 2 था अब कितना हो गया? 1 हो गया। तो एसोसिएशन का केस में हमेशा ऐसा होगा। पहले इसको नोट कर लो फिर आगे बात करते हैं। एग्जांपल एक लिख लीजिए तब जाके समझ में आएगा। एसोसिएशन का ये केस है, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे आई का वैल्यू 1 से कम हो जाएगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जो डॉट डॉट दिखा रहे हैं ना यहाँ पे, ये डॉट डॉट से कारण है वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब बताओ, तुम जितना भी कॉलिगेटिव पढ़े थे हम उस किसके हिसाब से निकाल रहे होंगे? 2 के लिए, लेकिन वो क्या हो गया होगा? घट गया होगा। क्लियर है? होना किसके चाहिए था? 1 के लिए होना चाहिए था, क्योंकि जो सॉल्यूशन में प्रेजेंट होगा वो कितना होगा? एक ही ना मॉलिक्यूल होगा। क्लियर है? तो हमको निकालना चाहिए था 1 के लिए, लेकिन हम लोग कितने के लिए निकाल के बैठे हुए हैं? 2 के लिए। तो इसको सही करने के लिए एक फैक्टर आया जिसका नाम क्या पड़ गया? वेंट ऑफ फैक्टर, और जिसकी को डिनोट करते हैं किससे? आई से। ठीक है? तो अभी बात करेंगे आई के बारे में। पहले तो एसोसिएशन का खत्म हुआ, अब नेक्स्ट लिख लीजिए डिसोसिएशन। कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसा भी है जो डिसोसिएट करेगा, मतलब टूटेगा, तो दूसरा केस है डिसोसिएशन। तो लिखेंगे देयर आर, साथ साथ लिख लो इसको तुरंत, देयर आर मेनी एसिड्स, देयर आर मेनी एसिड्स कॉमा bases and salts in their aqueous solution dissociates. There are many acids, bases and salts in their aqueous solution dissociates. अगर कोई चीज टूटेगा तो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ जाएगा। अभी कैसे बढ़ेगा बताएंगे। Dissociates and hence number of particles increases. Therefore colligative properties also increases. और इसका केस का आई का वैल्यू होगा ग्रेटर देन 1। स्टेटमेंट लिखो, समझाते हैं कि कैसे हो रहा है। एग्जाम्पल आपको आता है, नमक जानते होंगे, बहुत आसान सा एग्जाम्पल है NaCl। अरे सिंपल सा, अभी ये कितना पार्टिकल्स, अगर हम इसके लिए कैलकुलेट करने जाए तो 1 पार्टिकल है, लेकिन अब बीच से हम तोड़ दिए तो कितना हो गया? 2। तो अब फाइनली देखना चाहे तो किसके लिए कैलकुलेट करना चाहिए था? 2 के लिए, पर हम लोग कैलकुलेट किसके लिए करके बैठे? 1 के लिए। मान लीजिए आप नमक पानी का सॉल्यूशन बनाया तो हम कितना लग रहा है? हम कितना पार्टिकल्स डालें? 1। क्लियर है? लेकिन अगर जैसे ही इसको पानी में डालेंगे तो आप सभी को पता होगा ये टूट जाता है, और कैसे बन जाता है? Na++Cl-। तो देखो हम लिए कितना थे? 1, लेकिन ये टूट के कितना नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ गया? 2। कायदे से निकालना चाहिए था तो हमको कितने के लिए निकालना चाहिए था? 2 के लिए निकालना चाहिए था, बट हम निकाल के बैठे 1। तो उसको सही करने के लिए वही फैक्टर आया जिसका नाम है क्या? वेंट ऑफ फैक्टर। तो यहाँ पे हाँ बोलो, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। सीपी का मतलब है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। 4 था, हम लोग पढ़े थे ना, याद है? RLVP, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन, फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये चारों पे इफेक्ट करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि चारों किस पे डिपेंड करता है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो ये चारों का चारों पे फर्क पड़ेगा। ठीक है? तो यहाँ पे एक एक एग्जांपल देके कर चुके हैं। ऐसा करके आप ढेर सारा एग्जांपल ले सकते हैं। CaCl2 कितना मॉलिक्यूल लग रहा होगा हमको? 1, पर ध्यान से देखिएगा तो 1 नहीं है, कितना मॉलिक्यूल है? 3 आएगा। देखिए अगर इसको तोड़ने आता होगा तो Ca पे 2+ आएगा, जो बगल वाले का संख्या होता है ना वही उसका चार्ज हो जाता है, और Cl- का कितना आ जाएगा? Cl- पर के को Cl है 2, तो यहाँ लिखेंगे। तो कितना पार्टिकल्स है? देखो यहाँ पे 1 यहाँ पे है और 2 यहाँ पे है ना। कितना पार्टिकल्स से कोई पूछेगा तो 3 है।
हमको निकालना चाहिए था किसके लिए, 3 के लिए, लेकिन कितने के लिए निकाल रहे थे आप लोग, 1 के लिए। उसको सही करने के लिए वही फैक्टर आया जिसका नाम है वेंट ऑफ फैक्टर। कर सकते हैं यहाँ तक, इसको नोट करो, फिर आगे और बात करते हैं। छोटा छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं, कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहे हैं, जहां तक आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चंस करेंगे तो क्लियर होगा कि और क्या बोल सकते हैं इसके बारे में। हल्का सा दिया हुआ है 11th 12th में आपका आई के बारे में, ज्यादा कुछ नहीं करना है, जो तरीका बताएंगे बस उससे निकाल लीजिए। यानी जितना भी आप दे रहे थे ना वो सारा का सारा क्या कर रहे थे हम लोग, गलत निकाल रहे थे। तो इसलिए सवाल में देखिएगा नॉन इलेक्ट्रोलाइट लिख रहा था, मतलब जो टूटता नहीं है, अगर टूटेगा तो गलत आ जाता। क्लियर है? तो जहां कहीं पे भी टूटा फूटा होगा वहां पे आपको क्या घुसाना होगा, आई को ऐड करना होगा। अब कैसे करते हैं उसके बारे में बात करते हैं। हो गया, चले आगे। अब नेक्स्ट आता है वेंट ऑफ फैक्टर, जिसका नाम है करेक्शन फैक्टर। और इस नंबर से हमको सभी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को मल्टीप्लाई करना होगा। तो पहले हम लिख लेते हैं आई को निकालेंगे कैसे सर, तो इसका फॉर्मूला होता है ऑब्जर्व्ड, जो सवाल में पहले से दिया रहेगा, ऑब्जर्व्ड, जो सवाल वाला ऑब्जर्व किया होगा, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बाय नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। एक तो ये फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, या आई का एक और फॉर्मूला होता है मोलर मास के टर्म में। तो मोलर मास में ये उलट जाता है, उलट जाने का कहने का मतलब है नॉर्मल मोलर मास, नॉर्मल मोलर मास बाय ऑब्जर्व्ड मोलर मास। दो तरीके से आप आई निकाल सकते हैं, समझाएंगे, कुछ क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर होगा। इस फॉर्मूला को लिखिए और बताते हैं आपको कि क्या होता है। So for correct result we have to, क्वेश्चन करेंगे तो ही क्लियर होगा ये वाला क्या बोल रहे हैं। So for correct result we have to multiply colligative properties by I। अब colligative properties अभी हम लोग पढ़ के आ रहे हैं, कौन कौन सा था। पहला colligative properties था RLVP। किसी बच्चे को फॉर्मूला याद हो तो बताओ भाई RLVP का। हाँ बोलो, सही है। और नॉर्मल वाला बात करें तो मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का आता था, लेकिन ये सही नहीं है। आपको सही करने के लिए क्या करना होगा बताओ, आई से क्या करना होगा, मल्टीप्लाई। आई से मल्टीप्लाई इसलिए कर रहे हैं ताकि वो जुड़ेगा या टूटेगा वो अपने आप को ये क्या करेगा, करेक्ट कर देगा। क्लियर है? तो जितना भी फॉर्मूला था उसमें साथ क्या कर लीजिएगा, इसको बस एड अप कर दीजिएगा। देखिए ये सब ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बस जितना भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़े थे ना सब में क्या करेंगे, आई के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ये ऑलरेडी पढ़े हुए थे। सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या था, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ईबीपी लिख रहे हैं ना। क्या फॉर्मूला था बताओ, डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू केबी इंटू स्मॉल एम लिख दें, वो वाला भी है बट नॉर्मल है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, आई से। सही रिजल्ट है। अगर टूट रहा जुट रहा है तो उसको कौन काम कर देगा, आई उसको कैलकुलेट कर देगा। क्लियर है? और थर्ड था आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इसके लिए भी कुछ ऐसा ही मिलता जुलता फॉर्मूला था, डेल्टा टीएफ बराबर के एफ इंटू स्मॉल एम, इसको भी आई से मल्टीप्लाई कर दीजिए। और लास्ट है जिसको आज ही पढ़े थे चाहे इससे पहले वाले क्लास में, ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या था, पाई बराबर क्या था, C2RT, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। C2RT है तो उसको भी किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, आई से। N2/V भी लिख सकते हैं, जो मन करे लिख दो है। पर हर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए, आई। आई से सही रिजल्ट आता है, इसलिए बोल रहा था। ऐसा क्यों हो रहा था आपको समझ में आ रहा होगा, ऐसा क्यों हो रहा है क्योंकि कुछ मॉलिक्यूल्स टूट जाते हैं, कुछ मॉलिक्यूल जुड़ जाते हैं। तो तोड़ने जोड़ने वाला फैक्टर को हम लोग अभी तक नेग्लेक्ट करते थे, लेकिन तोड़ने जोड़ने वाला फैक्टर को आई कंसिडर कर लेगा। ठीक है? अब ये कैसे निकालेंगे, आई को कैसे निकाला जाएगा उसको देखते हैं। हो गया, चले आगे। अरे 4:30 बजे तक चलेगा तुम लोग का क्या। क्वेश्चन करो, एक सवाल है आई वाला सवाल, एक बार क्वेश्चन को ट्राई करो क्या पूछ रहे हैं। आई वाला सवाल कैसे पता चलेगा, वहां पे कुछ ना कुछ मेंशन करेगा, लिख लिया हो ना, उसको खत्म ही कर दे रहे भाई, तुम लोग का भी काम आएगा। और रोज 5-5 7 10-10 सवाल देते जाएंगे जेई का, उसको भी कवर अप करते जाना, फिर लास्ट में हम लोग डिस्कशन भी कर लेंगे। थ्योरी एज इट इज रहेगा, चाहे आप बोर्ड पढ़िए चाहे जेई पढ़िए, बस क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है और कुछ नहीं है। केमिस्ट्री का मैं बता रहा हूँ 80% आपका सेम टू सेम थ्योरी वाला पार्ट है, 10-20% ही एडअप होगा, तो उसको हम लोग कर लेंगे अपना, जिसको जेई करना होगा उसमें हम लोग कवर अप कर लेंगे। अरे देखो भाई, ये लोग बनाने का भी तो कोशिश करो। क्या लिखा हुआ है, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ CaCl2, अमाउंट निकालना है, समझ पा रहे हैं। अमाउंट मतलब बता सकते हो क्या निकालना है यहाँ पे, अमाउंट का मतलब मास निकाला जा रहा है। ठीक है, डब्लू बाबू, ठीक है, मास, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ CaCl2 मतलब मास निकालना है कि क्या होगा। क्लियर है? आगे बताइए, आगे पढ़ेंगे तो आई का वैल्यू दिया हुआ है 2.47, और ये देखिए क्या है, देखो आई का वैल्यू 1 से बड़ा है ना, तो हमको साफ साफ समझ में आ जाना चाहिए ये डिसोसिएशन का केस है।
क्लियर है? देखो ना, अभी तोड़ेंगे तो 3 पार्टिकल्स आएगा ना, तो यहाँ पे आई का वैल्यू दिया हुआ है क्या, 2.47। आगे पढ़िए, तो डिजोल्व इन 2.5 लीटर ऑफ वाटर, यानी वॉल्यूम दिया हुआ है 2.5 लीटर, सच दैट इट्स ऑस्मोटिक प्रेशर इज 0.75 एटीएम। यानी क्या दिया हुआ है, ऑस्मोटिक प्रेशर दिया हुआ है, पाई का वैल्यू दिया हुआ है 0.75 एटीएम। कोई दिक्कत? अब लास्ट में दिया हुआ है टेम्परेचर, टेम्परेचर का वैल्यू कितना है, 27 डिग्री सेल्सियस। इसको केल्विन में बदल सकते हैं ना, 273 ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 300 होगा ना, 80 20 100। हाँ, कोई बताओ कैसे करेंगे? अब ये वाला फॉर्मूला पढ़े थे, ध्यान से देखो, पाई बराबर N2/V/RT, क्या यही लगाएंगे? नहीं, इसमें आई को भी ऐड अप करना होगा। क्लियर है? तो इसमें क्या लगा सकते हैं, आई लगा दें। अब देखिए, हमको N2 तो नहीं, हमको क्या चाहिए, मोलर मास भी कर लेते हैं, N2 को तोड़ सकते हैं ना, अभी जस्ट कर रहे थे भाई, W2/M2 मास बाई मोलर मास पढ़े हैं ना। तो देखिए, पाई के जगह पाई रहने दीजिए, आई के जगह आई, और N2 को लिख रहे हैं W2/M2, V के जगह V, R के जगह R, T के जगह T। क्लियर है? ध्यान से देखो बोर्ड पे क्या क्या दिया हुआ है, पाई का वैल्यू दिया हुआ है 0.75 एटीएम, आई का वैल्यू दिया हुआ है 2.47, W2 को तो निकालना ही है, R का वैल्यू क्या ले लीजिए, 0.08 ही ले लीजिए, लीटर एटीएम, बार में रहे एटीएम में रहे, दोनों केस में यही ले लीजिए। R का वैल्यू पता हो गया, T का वैल्यू पता हो गया, V पता है, M2 निकालना होगा। बताओ M2 निकाल सकते हैं ना? M2 CaCl2 के लिए 40 और 71, 35.5 35.5 71, कितना आ जाएगा, 7 4 11 ना, 101 आएगा ना यार। सब चीज डाल दीजिएगा, W2 नहीं आ जाएगा, सब चीज पता हो गया, देख लो, वो 7 4 11 ना, सॉरी भाई मैं 31 जोड़ दिया ना, ये 1 1 1 1 आएगा, सही है। ठीक है, सबको डाल सकते हैं, इसको डाल लेंगे, आई का वैल्यू निकल जाएगा, सॉरी आई का बोल रहे हैं, W2 का वैल्यू निकल जाएगा, आई का तो दिया ही हुआ है। तो क्वेश्चन देख के परेशान मत हो जाना कि आई वाला सवाल टफ होता है, बस आपको पता नहीं था, तो ये वाला फॉर्मूला कर सकते हैं, सॉल्व करेंगे क्या, कि कर सकते हैं ना आराम से। आई का वैल्यू यहाँ डाल दीजिएगा, बहुत बार सवाल में आई का वैल्यू डायरेक्ट दे देगा, और बहुत बार सवाल में आई का वैल्यू डायरेक्ट नहीं देगा, उसमें दिएगा डिग्री ऑफ एसोसिएशन, मतलब कितना परसेंटेज टूट रहा है, परसेंटेज वाला का बता देते एक सवाल, कैलकुलेट कर लेना भाई, जिसको नहीं बुझा रहा है वो यहाँ पे डाल देना 0.75, आई की जगह डाल देना 2.5 मान लो, W2 तो निकालना ही है, R के जगह 0.08, ये हो जाएगा 300, और M2 का वैल्यू है 111, और V का वैल्यू है 2.5। इसको सॉल्व कर लेना, जो भी आएगा मास वो ग्राम में आएगा। क्लियर है? सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन करना पड़ेगा फिजिकल केमिस्ट्री में, उसमें कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ, राउंड ऑफ ले सकते हैं, वही कर सकते हैं आप। यहाँ तो 25 तो कट गया, देखो ना, ये पॉइंट हटाइएगा तो 2 0 कट जाएगा। हाँ ठीक है, और किसी का कुछ आया, एक का 34 कुछ आ रहा है, 0.4 कर ही देते भाई, तुम लोग क्या करेगा। W2 111 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 111 इंटू 0.75, और ये हुआ 8 तिहाई 24। कोई दिक्कत है? कर सकते हैं ना, यही ना है। इसको पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 100, 25 का टेबल में ये 3 बार में, और ये 4 बार में, 3 को कर लिए ना, इसका पॉइंट हटाए तो 2 0 कटा था, 3/4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 का टेबल में 8, अब ये आ रहा है W2 का वैल्यू आ रहा है 111/32, उसको सॉल्व कर दो डायरेक्ट, 3 6 9 12, ज्यादा हो जाएगा, 3 बार में आएगा 90 और 6 96, 11 में से गया तो 5, 10 हुआ, 10 में से 1, 5 बार में नहीं जाएगा, 3.4 समथिंग आएगा ना, अरे 3.4 ग्राम आ रहा है भाई, वो सब तो मेरे ही से करवा देता है यार। ठीक है, कैलकुलेशन इजी देगा जिससे बन जाए। ये था आपका एक, आई का वैल्यू एक बार ऐसा दे सकता है कि आपको डायरेक्टली दे दिया जाए, ठीक है, और एक क्या कर सकता है, आपको कंफ्यूज करके मिला लिया आंसर, रौनक मिला, 0.03 मोल ऑफ CaCl2। अच्छा मोल्स निकाल देना, फिर मास पता हो गया ना, तो आप मोल्स भी निकाल सकते हैं, या फिर डायरेक्ट वहीं पे छोड़ सकते हैं। ठीक है, अमाउंट में आप मास भी निकाल सकते हैं, मोल्स भी निकाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसमें, क्योंकि वो मेंशन नहीं किया कि क्या निकालना है। एक तो ये वाला है, और एक लास्ट बचा हुआ है
डिग्री के टर्म्स में। डिग्री मतलब पूरा पूरा नहीं टूटे, जैसे अभी हम जो एग्जांपल दे रहे थे वो क्या बोल रहे थे, पूरा पूरा टूट जा रहा है। ठीक है, देखो भाई प्रियांशु इधर, इसका डिग्री ऑफ एसोसिएशन का बात करते हैं। ये थोड़ा 11 से रिलेटेड होगा, इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़ते थे हम लोग। क्या होता है सर एसोसिएशन कहने का मतलब, जैसे अभी एग्जांपल दिए थे याद है, पता नहीं बहुत लोग लिंक भी करेंगे या नहीं। एन ए याद है, अभी हम लोग ऐसा कुछ बात किए थे, एन था आपका नंबर और ए क्या था आपका, जैसे एसिटिक एसिड दिए थे, थोड़ा सा रिलेट कर देते हैं तो नहीं समझ पाएंगे। 2 मोल लिए थे CH3COOH, एसोसिएट का केस का बात कर रहे थे तो CH3COOH का होल 2 आ रहा था, ये था ऐसा। तो देखिए उसी से रिलेट कर रहे हैं, एन की जगह आप क्या समझिए, एन की जगह है 2 और ए की जगह ये है एसिटिक एसिड। अब इसको क्या कर रहे हैं, एसोसिएट करके क्या बना देगा, A × N कर सकते हैं। जो यहां 2 था वही ना नीचे चला गया था भाई। अभी देखिए इसका इनिशियल मोल्स पढ़ते थे, इक्विलिब्रियम में पढ़ते थे तो इनिशियल के बारे में पढ़ते थे। यहाँ पे कभी भी आए तो आप इनिशियल को हमेशा क्या मान के चलना, 1। है कभी भी आप n भी मान सकते हैं पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम सबसे आसान बोल रहे हैं। इनिशियल हमेशा 1 मानिएगा और स्टार्टिंग में रिएक्टेंट तो होता है लेकिन प्रोडक्ट क्या होता है, 0। कर सकते हैं ना। और लास्ट में हम बताते हैं फाइनल, फाइनल भी इसको समझ पाएंगे, 1 माइनस अल्फा। क्लियर है, 1 माइनस अल्फा। अल्फा क्यों कर रहे हैं, अच्छा कोई बोलेगा सर यहाँ पे n अल्फा करना चाहिए था, तो ऐसा इमेजिन करो भाई, बोर्ड पे देख लो नहीं तो नहीं समझ में आएगा, तो लास्ट में फॉर्मूला याद रख सकते हैं, वो कर सकते हैं। इसको आप ऐसा इमेजिन करिए, अगर हम ऐसा करना चाहें, थोड़ा सा साइड में कर रहे हैं ये वाला वर्ड के लिए, यहाँ पे हम कोशिश करेंगे हमेशा 1 रखने के लिए। तो देखो अभी क्या है यहाँ पे Na, a और इसका ब्रैकेट n है, हम क्या बोल रहे हैं, हम लोग हमेशा कोशिश करेंगे इसमें क्या रखने के लिए, 1। तो ऐसा काम करिए कि दोनों को n से डिवाइड कर दीजिए, तो दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, a हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 1/n और ये क्या आ जाएगा n। कर सकते हैं, रिएक्टेंट हमेशा घटेगा तो इसलिए क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं अल्फा। तो इसका स्टोइचियोमेट्री क्या हो गया बताओ, 1 माने हैं तो 1 में से कितना गया है, अल्फा, और ये बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा, अल्फा/n, क्योंकि इसका स्टोइचियोमेट्री क्या है, 1/n। तो अगर आपको ये आ रहा है तो ठीक है, देखिए ये 1 था, ये स्टार्टिंग में हमेशा 0 रहेगा, प्रोडक्ट स्टार्टिंग में नहीं रहता है। लेकिन हम क्या बोल रहे हैं कि क्वेश्चन को इजी करने के लिए यहाँ पे n ना रख के हम क्या करना चाह रहे हैं, 1 रख रहे हैं। तो 1 रखने के लिए क्या किया, हम दोनों साइड n से डिवाइड कर दिए, तो n/n क्या हो जाएगा, 1, और ये क्या हो जाएगा 1/n हो जाएगा। अगर ये 1 से कितना जा रहा था, अल्फा, लेकिन यहाँ पे स्टोइचियोमेट्री क्या है, 1/n, तो इसका जो अल्फा हुआ यहाँ पे अल्फे आना चाहिए था, देखिए, लेकिन n क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे n से क्या हुआ है, डिवाइड हुआ है। तो ये दिमाग में समझना है, यहाँ पे नहीं लिखना है, ठीक है। तो 1 माइनस अल्फा और ये क्या हो जाएगा, अल्फा/n। ये क्लियर है। अब आई का फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बाय नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। क्लियर है। तो ऑब्जर्व्ड क्या है, देखो ये सब आ गया, इसको कह रहे हैं ऑब्जर्व और इसको क्या कह देंगे, नॉर्मल। तो ऑब्जर्व में क्या लिख देंगे, 1 माइनस अल्फा, सबको जोड़ना होगा, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा/n, और जो नॉर्मल होगा ये क्या आएगा, 1 + 0 क्या आएगा, 1। कर सकते हैं, इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे, पहले इतना लिखो यार, और नहीं आएगा तो लास्ट में एक फॉर्मूला दे दूंगा, उसको याद रख लीजिए, वही है ना, डेरिवेशन नहीं पूछने वाला आपसे। ये क्वेश्चन आएगा, अगर अल्फा अल्फा घुसा दिया तो क्वेश्चन बहुत टफ हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए बोर्ड में नहीं पूछता है आपसे, क्योंकि 11 से भी थोड़ा रिलेट हो गया। अल्फा हम लोग पढ़ते थे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ एसोसिएशन इक्विलिब्रियम में, कितना टूटा, 5% टूटा, 10% टूटा, तो वहां पे पढ़ते थे। अब इसका एक फॉर्मूला दे देते हैं, बस आपका हो गया। थोड़ा ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, और ये नॉर्मल है। ऑब्जर्व मतलब क्या पाए हम लोग, देखो ये वाला चीज ना पाए हम लोग, ऑब्जर्व, और नॉर्मल था 1। क्लियर है, नॉर्मल था, हम लोग 1 मान के चले। अब इसी को थोड़ा सॉल्व करेंगे तो आई का वैल्यू क्या आया, देखो इसको हम थोड़ा सजा के लिखना चाह रहे हैं, तो हम इसको ऐसा लिख देते हैं, 1 प्लस, ध्यान से देखना बोर्ड पे, अल्फा, इस दोनों में से अल्फा अल्फा कॉमन ले रहे हैं तो देखो इसको ऐसा लिख सकते हैं, देखो 1 की जगह 1 ही लिखे हैं, यहां और यहां पे हम अल्फा कॉमन लिए हैं, तो इस टर्म में से क्या बचा होगा, 1/n, और इस टर्म में क्या बचा होगा, -1। ठीक है, इसको हम अल्फा का वैल्यू चाहिए, तो अल्फा का वैल्यू ऐसा लिखेंगे, देखो ये 1 को इधर बुला लेंगे तो क्या हो जाएगा, i-1 हो जाएगा, और अल्फा को यहीं छोड़ दीजिए, और ये इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो एसोसिएशन का केस में ये वाला फॉर्मूला याद रखिएगा,
अल्फा का फार्मूला हो गया i माइनस वन बाई n माइनस वन। अल्फा को कोई पूछेगा क्या बोलते हैं तो बोलिएगा डिग्री ऑफ एसोसिएशन। अभी जुड़ने का बात किए थे, डिग्री ऑफ एसोसिएशन। आई को तो वेंटो फैक्टर बोलते ही हैं। एन क्या है सर? तो एन आपका नंबर ऑफ मोल्स है। डेरिवेशन कभी भी कोई काम का नहीं है, बट समझ सकते हैं हाँ ये फॉर्मूला काम में आ जाएगा। एन जैसे यहाँ पे 2 था, हम लोग पढ़े थे ना, बेंजोइक एसिड चाहिए इथेनोइक एसिड में, तो एन का वैल्यू क्या था 2, तो यहाँ पे 2 डाल देंगे। आई का वैल्यू दिया रहेगा तो ठीक है, या अल्फा का वैल्यू दिया रहेगा तो आई का वैल्यू निकाल लेंगे। कुछ दिया रहेगा, सवाल करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। हटाएं इसको, हो गया है ना। एक लास्ट बच गया है तो उसका क्या नाम है, उसको कहेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब ये तुमको थोड़ा इजी लगेगा क्योंकि एक समझ गए होंगे, और नहीं भी आया होगा तो इसमें आप क्लियर कर लीजिए। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इसको भी डिनोट करेंगे अल्फा से ही। अल्फा से ही एसोसिएशन को ही बोल रहे हैं, डिसोसिएशन को भी अल्फे से बोल रहे हैं। अब इसके लिए समझ में आना चाहिए भाई, AXBY कोई सॉल्ट है, कोई इसको तोड़ने जानता है? बोर्ड पे देखो भाई, बहुतों को नहीं आता होगा। अगर कोई सॉल्ट है तो फर्स्ट वाला हमेशा पॉजिटिव में टूटेगा। इसमें 2 स्पीसीज है, एक ए है और एक बी है, तो फर्स्ट वाला हमेशा पॉजिटिव में टूटेगा और सेकेंड वाला हमेशा निगेटिव में टूटेगा। क्लियर है? अब फर्स्ट वाले पे कितना पॉजिटिव आएगा? जो बगल वाले का संख्या होगा, तो y है तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा y, और इस पे क्या आ जाएगा b पे x आ जाएगा। ये तोड़ने का तरीका है, NaCl CaCl2 को सबको इसी फॉर्मूला से तोड़ते हैं हम लोग। अब बताओ a का कितना संख्या है x, तो x को कहां लिख देंगे आगे, और b का कितना संख्या है y, तो y को आगे लिख देंगे। अभी नहीं आया होगा समझ में तो देखिए, ये आप बचपन से करते आ रहे। देखिए एक एग्जांपल देख लीजिए, NaCl है, इसको तोड़ते हैं, कुछ नहीं है तो 1 1 को नहीं लिखते हैं, तो क्या लिखते हैं बताओ? Na को आप करते हैं क्या प्लस, और Cl को क्या करते हैं माइनस। कितना प्लस माइनस करेंगे? 1 है तो 1 प्लस नहीं लिखने का जरूरत है, Cl का भी -1 है तो नहीं लिखते हैं, और इसके आगे भी क्या आ जाना चाहिए था 1, पर 1 लिखो चाहे नहीं लिखो। तो चलिए 1 को हटा के कोई दूसरा एग्जांपल देते हैं, CaCl2 तोड़ सकते हैं ना। देखिए Ca तो पहले क्या करेंगे, Ca पे प्लस और Cl पे क्या माइनस। Ca पे कितना प्लस आएगा? देखिए बगल वाले का संख्या कितना है 2, तो यहाँ पे क्या करते हैं आप +2 करते हैं। Cl पे क्या आएगा? माइनस आएगा, बट कितना माइनस आएगा 1, तो 1 लिखने का कोई जरूरत नहीं है। अब Ca का काउंट करो, के को Ca है यहाँ पे 1, तो 1 ही रहेगा। Cl यहाँ 2 है तो यहाँ पे 2 करेंगे, देख लो वही फॉर्मूला से मैच करेगा। क्लियर है? तो ऑलरेडी हम लोग पढ़ के आ रहे हैं, बस आप लोग फर्स्ट टाइम शायद देख रहे होंगे। तो इसको हटाऊंगा, अगर इसको लिखना चाह रहे हो तो लिख लो, तो फिर हम ऊपर वाला रहने देंगे। क्लियर है? इसको लिखना चाहते हो तो लिखो, फिर हम हटाते हैं। अभी इसको मिटाएंगे, भी ऊपर वाला रहेगा, नीचे वाला को बस एग्जाम्पल के लिए कर दिए थे। AlCl3 के लिए भी आप तोड़ सकते हैं, हर एक के लिए यही फॉर्मूला से तोड़ दीजिएगा। दिक्कत है प्रियांशु? या थक गया तो? AlCl3 कर सकते हैं इसको। Al पे बताओ कितना चार्ज आएगा? 3+। अरे देखो इसके बगल वाला है तो उसी का चार्ज डाल दीजिए, और Cl पे आएगा -1, बट कितना Cl है 3, तो यहाँ पे 3 कर दीजिए, हो गया और क्या है। ठीक है, हमेशा इस फॉर्मूला से आप कर सकते हैं। हटाएं इसको, मिटाएं ना। हो गया है बस, अब और कुछ नहीं है। ठीक है, देखो इधर भाई, इसको फिर से क्या मानेंगे, इनिशियल का 1, इसका स्टार्टिंग में क्या रहेगा 0 0, प्रोडक्ट हमेशा 0 0 रहेगा। अब फाइनल का देख लो, फाइनल देखिए 1, इसमें स्टोइचियोमेट्री क्या है बताओ? ये ऑलरेडी 1 है, तो 1 में से कितना जाएगा अल्फा, इसका स्टोइचियोमेट्री कितना है x, तो बनेगा कितना x अल्फा। आ रहा है बात समझ में? जैसे वहां पे 1/n अल्फा बना था, देख रहे थे ना, यहाँ पे क्या आएगा बताओ जरा, y अल्फा। अरे जितना ये घटेगा उतना ही ये बढ़ेगा, पर इसका स्टोइचियोमेट्री x था तो x से मल्टीप्लाई कर दिए, इसका स्टोइचियोमेट्री y है तो y से मल्टीप्लाई कर दिए। अब इसका i का वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे, 1 - अल्फा प्लस अल्फा x प्लस अल्फा y लिख सकते हैं आगे पीछे करके, और नीचे में क्या रहेगा 1। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो सॉल्व करेंगे तो ये कुछ ऐसा आएगा i, और यहाँ पे 1, और यहाँ पे हम अल्फा तीनों में दिख रहा है, अल्फा 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 कॉमन ले लीजिए अल्फा, तो ये आएगा x + y - 1 हो जाएगा। इससे x बचेगा, इससे y बचेगा, और इससे -1 बचेगा। अब इससे हमको अल्फा का वैल्यू चाहिए, तो देखो i - 1, और इधर से क्या आ जाएगा x + y -1, और ये अल्फा का वैल्यू आ जाएगा। तो डिसोसिएशन का केस में ये आएगा। ये है आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डेराइव भी करके दिखा दिया, डेरिवेशन का कोई खास जरूरत नहीं है, बट जल्दी प्रूफ हो जा रहा था तो दिखा दिए आपको। यहाँ पे जाके आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, बस इसका सवाल 2 को बना लीजिएगा तो इनफ हो जाएगा। कौन सा? ये वाला 1, ये वाला 1 पहले से है देखो यहाँ, और वो वाला 1 सोचे कि तो अल्फा कॉमन नहीं है ना, तो यहाँ वाला 1 आया। यहाँ पूछना है कुछ, अगर फंस जाता है तो पूछना है। ये बहुत इजी तरीके से बता दिया जा रहा है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं किया जा रहा, डेरिवेशन भी आप आराम से समझ सकते हैं।
इससे माइनस होता है और प्रोडक्ट के साइड बढ़ता है। तुम लोग थक गया है, कुछ क्वेश्चंस बना लेना घर में, हम बता दे रहे हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन बना लेना है, ठीक है। और तुम लोग रुकना चाहेगा तो रुक जाओ, बता भी देंगे, नहीं तो वो भी कर सकते हैं कि कुछ क्वेश्चन दे देंगे 10 क्वेश्चन, फिर तुम घर में बनाओ, जो नहीं बनेगा वो आके यहाँ पे डिस्कशन कर लेंगे, क्योंकि थ्योरी तो कंप्लीट हो चुका है ना, थ्योरी ऑलरेडी कवर अप हो चुका है, तो वो कर सकते हैं। ऐसा तुम्हारे पास PYQ है तो बैठ के बनाओ अब, और क्या करना है, ठीक है। चैप्टर कंप्लीट हो गया, बन जाएगा, मैक्सिमम सवाल बन जाएगा, सारा फॉर्मूला आपको बताया गया, कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी बता दिया गया है। हाँ, बस क्वेश्चन का लैंग्वेज पकड़ना होगा कि क्या है, ठीक है। ये चैप्टर पूरा पूरा कंप्लीट हो गया, कुछ भी चीज छूटा नहीं है। ये क्वेश्चन को आप घर में ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। 2 क्वेश्चन को ट्राई कर लेना, इसमें आई वाला चीज का यूज होगा। एक है एग्जाम्पल 1.13 सेम चीज है, और एक एग्जाम्पल होगा, एग्जाम्पल 1.13 है, और एक सवाल होना चाहिए था, कहीं गायब हो गया। अच्छा हाँ, ये भी एक सवाल है, एग्जाम्पल 1.2 ट्राई करके देखना, बहुत कम। अरे 1.12 वही, ठीक है। तो ये 2 सवाल को आप जरूर देख लीजिए, इसमें ये वाला जो फॉर्मूला बताया है ना उसका यूज होगा। एक बार इसको ट्राई कर देना, और ग्रुप में ही मैं डाल दूंगा 10 क्वेश्चन वाला, ठीक है। जेई क्वेश्चन देख लेंगे, नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन भी कर देंगे। अरे तुम लोग संडे को रहेगा क्लास तुम लोगों का, ठीक है। संडे को ये नहीं रहेगा, जिसको जेई कर रहा है उसके लिए क्वेश्चन का डिस्कशन, 2 आए 4 आए उसी का कर देंगे। टाइमिंग वही रहेगा, 3:30 बजे बिना बोले आ जाना,